हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 19 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जैव विविधता पर संकट और जैव विविधता संकट के कारण। तो इन दोनों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं अपन भाई ये जैव विविधता पर जो संकट है ये आया कैसे है। तो पहले कुछ बातों को अपन समझ लेते हैं ताकि ये बात अपने समझ में आ जाए कि जैव विविधता पर संकट आया कैसे। तो देखो, प्रकृति में वनस्पति और जंतु प्रजातियों का विलुप्त होना तथा नई प्रजातियों का पैदा होना एक प्राकृतिक घटना है। तो इस प्रकृति के अंदर कुछ नए जीव हम पैदा होते हैं और कुछ पुरानी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाती। ये एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है जो सदियों से इस धरती के ऊपर चलती आ रही है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, बात को समझें। सामान्यतः एक स्तनधारी की विलुप्तता दर 400 वर्ष एवं चिड़िया प्रजाति की 200 वर्ष होती। मतलब ये हुआ कि लगभग 400 वर्षों में एक स्तनधारी जो प्रजाति है वो लुप्त हो जाती है और उसकी जगह कोई दूसरी प्रजाति आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से चिड़िया की 200 वर्षों में एक प्रजाति लुप्त होती है और कोई दूसरी प्रजाति वहां पर क्या होती है, नई आ जाती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, किंतु वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध विद्रोहन से यह 1000 से 10,000 गुना तक बढ़ गई है। तो जहां पर देखो पहले स्तनधारियों की 400 वर्षों में लगभग एक प्रजाति लुप्त हो रही थी, तो आज 400 वर्षों में लगभग 1000 से लेकर के 10,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। तो मानव के जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विद्रोहन किया है, तो उसके कारण ये विलुप्तता दर काफी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो अब नई जातियां तो उसी दर से बढ़ रही है, लेकिन विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां वो तेजी से विलुप्त हो रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप अब क्या हो रहा है, जैव विविधता तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जितनी जातियां विलुप्त हो रही है उसी दर से नई जातियां बन नहीं पा रही है। तो इसलिए वर्तमान में जैव विविधता पर क्या आ रहा है, संकट आ रहा है। अब देखो कुछ अनुमान है जो अपने को देखने हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि आज लगभग 4000 जंतु प्रजातियां और 60,000 वनस्पति प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। तो वर्तमान की यदि अपन स्थिति देखें तो लगभग 4000 तो जंतु प्रजातियां और 60,000 वनस्पति प्रजातियां क्या होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। अब देखो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। आप ही की बुक का प्रश्न है ये। तो अपन ऊपर यहाँ पर देख चुके हैं कि जंतु प्रजातियां लगभग कितनी विलुप्त होने के कगार पर है, 4000। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4000। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये ऊपर वाली बात भी नोट करें। रिक्त स्थान में भी ये पूछा जा सकता है और एबसद वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से प्रश्न बना के दिया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्षों में भारत से विलुप्त हुए किन्हीं 4 जीवों के नाम लिखिए या नाम बताइए। 1 नंबर वाले प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 की जगह 2 भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एशियाई चीता, जवाइन गेंडा, हिमालयन क्विल और पिक हेडेड डक। तो ये 4 प्रजातियां ऐसी है जो कि कुछ गत वर्षों के अंदर ही भारत से विलुप्त हुई है। तो आपको 4 बताए हैं, तो कम से कम 2 जरूर आप याद रखें। यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अति लघुतरात्मक में। अब इसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया बना। देखिए, जैव विविधता संकट के कोई 4 कारण लिखिए। यदि 4 नंबर ऐसा प्रश्न आता है तो ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। फिर देखो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, जैव विविधता संकट के कोई 2 कारण समझाइए। तो 2018 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता संकट के 2 कारणों को समझाइए। 2 नंबर में प्रश्न आया है, जैव विविधता संकट के कोई 2 कारण समझाइए। 2019 में इस तरीके से आया है। तो सीधी बात यह है कि यदि 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको जैव विविधता संकट के 2 कारण पूछेंगे
और यदि 4 नंबर का आता तो 4 कारण पूछे जाएंगे। इसलिए अपने को 4 याद करने जैव विविधता संकट के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार परीक्षाओं में पहले आ चुका है। तो देखो भाई इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो इसको नोट कर ले प्रश्न को, फिर इसके उत्तर की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखिए जैव विविधता संकट के कारण, तो जैव विविधता संकट के निम्न कारण हैं। तो 4 कारण मैं आपको बताऊंगा, लगभग आपकी किताब में 8 या 9 कारण दे रखे हैं, लेकिन अपने को 4 याद करना है। तो देखो इसमें पहला अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, दूसरा अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक आवासों का विखंडन होना, तीसरा अपन पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा अपन पढ़ेंगे अंधविश्वास एवं अज्ञानता। तो इन चारों कारणों को लेकर के अपन बात करेंगे, इन्हीं का अपन वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक एक को। तो सबसे पहले देखो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये जैव विविधता संकट का पहला कारण है। तो देखो इसमें क्या बात है, प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास निर्धारित किया है, जिसमें रहकर वह प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो प्रत्येक इस धरती पर जो जीव विद्यमान है, प्रकृति ने उसके लिए कुछ आवास निर्धारित किया है और उसके अंदर वो रहता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है और अपनी संख्या को क्या करता है, वो बढ़ाता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इन प्राकृतिक आवासों को नष्ट करके मानव आबादी बसाने के लिए और कृषि करने के लिए भूमि प्राप्त कर रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर संकट पैदा हो गया है। तो वर्तमान में क्या कर रहा है, जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, तो मानव अपने आवास बनाने के लिए और कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए इन जीवों के जो प्राकृतिक आवास है, जो जंगल है, उसको काटे जा रहे हैं, जिसके कारण से वहां पर जो रहने वाले जीव जंतु थे वो भी नष्ट हो रहे हैं और वहां की जैव विविधता क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो बात है इसको नोट कर लें। पहला जो कारण है जैव विविधता संकट का वो आपके सामने आ गया है। इसके बाद में दूसरे कारण की अपन बात करेंगे। तो आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। हाँ जी, दूसरा देखिए कारण प्राकृतिक आवास का विखंडन। विखंडन का मतलब होता टूट जाना, यानी कि जो वन्य जीव थे या जीव जंतु थे, उनके जो प्राकृतिक आवास थे वो बीच में से टूट चुके हैं, विखंडित हो चुके हैं, उन आवासों का बंटवारा हो गया। तो इसको समझो आप बात को। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पहले बहुत बड़े क्षेत्र में अविभक्त रूप से फैले हुए थे। तो पुराने जमाने में तो क्या था कि वन्य जीवों के जो क्षेत्र है, आवास है या जंगल है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले रहते थे और बीच में से कोई विखंडित करने वाली चीज उन आवासों में नहीं हुआ करती थी जंगलों में। लेकिन अब क्या हो रहा है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, विद्युत लाइन, बांध आदि इन प्राकृतिक आवासों में निर्माण करने के कारण ये प्राकृतिक आवास विखंडित हो गए हैं। तो जहां पर पहले बड़े बड़े जंगल थे, अब उन्हीं जंगलों के बीच में से सड़क मार्ग निकाल दिया गया है, रेल मार्ग निकाल दिया गया है, विद्युत की लाइनें निकाल दी गई है, बांध बना दिए गए हैं। तो इस कारण क्या हो गया, उनके जो प्राकृतिक आवास है वो बीच में से टूट गया, उनका बीच में से क्या हो गया, संपर्क टूट गया, जिससे वन्य जीवों के सामान्य क्रियाकलाप में रुकावट पैदा हो गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वन्य जीव है उनके सामान्य क्रियाकलाप में क्या पैदा हो गई, रुकावट पैदा हो गई। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वन्य प्राणी सड़क मार्ग को या रेल मार्ग को पार करके जाता है, तो बीच में कोई साधन आ जाता है तो उसके नीचे आकर के वो मर जाता है। या फिर मान लीजिए बीच में बांध बना दिया गया है, तो उस पानी को पार करके जो जंगल के अंदर जीव रहते थे वो दूसरी जगह पर नहीं जा पा सकते हैं। या फिर मान लीजिए विद्युत की लाइन निकली हुई है, या ऐसी स्थिति में कोई आंधी या तूफान जैसी स्थिति आई और बिजली के तार नीचे गिर गए, तो कई सारे जो जंगली जीव है वो विद्युत करंट के कारण वहां पर क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इस कारण से जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो देखो यहाँ पर अनेक वन्य प्राणी वाहनों की चपेट में आ जाने या मानव बस्ती में आ जाने से लोगों द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो ये जैव विविधता पर जो संकट है उसका दूसरा कारण हमारे सामने आ गया, जिसमें प्राकृतिक आवास का जो विखंडन है वो अपन ने देख लिया। तो वीडियो पॉज करके आप इस कारण को भी नोट करें, फिर अगले कारण की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़ रहा हूं आगे। हाँ जी,
तीसरा देखिए पर्यावरण प्रदूषण, जो जैव विविधता संकट का तीसरा कारण है वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव प्राणियों और पौधों पर पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित भूमि और जल में अनेक वनस्पति और जीव नष्ट हो जाते हैं। तो देखो जो औद्योगिक अपशिष्ट निकलता है वो भूमि को और जल को प्रदूषित करता है। तो उस भूमि और जल के अंदर पहले से जो वनस्पति और जीव जंतु रहते थे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज देखो, अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्ल वर्षा या तेजाबी वर्षा से अनेक सूक्ष्म जीव और वनस्पतियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जब बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसके कारण अम्ल वर्षा होती है, और इस अम्ल वर्षा से तेजाब वर्षा या फिर अम्ल वर्षा होती है। तो ये जो अम्ल वर्षा है इसका जल बहकर जब जलाशयों में जाता है तो वहां के जीव जंतु या वनस्पति वो क्या होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, और वहां की जैव विविधता कम होने लग जाती है। ठीक है, तो तीसरा कारण आप नोट कर लें। इसके बाद में चौथे कारण की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, अंधविश्वास एवं अज्ञानता। जैव विविधता का जो संकट है उसके ऊपर चौथा अपना जो कारण है वो ये है, तो अंधविश्वास एवं अज्ञानता। तो अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण भी जीवों की जाति विशेष पर संकट बढ़ जाता है। किसके कारण, अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण। जैसे उदाहरण देखो इसके, मनुष्य की बोली समझने की भ्रामक अवधारणा के कारण गागरोनी तोते बड़ी संख्या में पकड़े जाने से लुप्तप्राय हो गए। तो ऐसी मतलब भ्रांति है, ऐसा अंधविश्वास है कि ये जो गागरोनी तोते होते हैं ये मनुष्य की भाषा समझते हैं। तो इस कारण से इन गागरोनी तोतों को बहुत ज्यादा पकड़ा गया, तो अब ये लगभग लुप्त होने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखो, यौनवर्धक माने जाने वाले गोडाउन पक्षी का बड़ी संख्या में शिकार होने से ये जाति आज संकटग्रस्त है। तो गोडाउन जो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, ऐसा माना जाता है भाई इसका जो मांस खाने से यौनवर्धन होता है, मतलब जवानी बढ़ती है। तो इस गलत धारणा के कारण गोडाउन का बहुत ज्यादा शिकार हुआ और इसके कारण ये प्रजाति आज क्या है, संकटग्रस्त है। इसके अलावा एक और उदाहरण अपन देखते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप चाहें तो नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो तीसरा उदाहरण देखो भाई, इसमें क्या है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ये भ्रामक धारणा है कि गोइरा की सांस जहरीली होती है, इसलिए ग्रामीण उसे देखते ही क्या करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो ग्रामीणों में ऐसी धारणा है कि जो गोइरा होता है उसकी सांसें ही जहरीली होती है, वो दूर से ही जो प्राणी है उसको मार देता है, इसलिए ग्रामीण उसको देखते ही तुरंत क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की जो खोजें हुई है उससे ये पता चला है कि जैसे सांप में विष ग्रंथि होती थी वैसे गोइरे के अंदर विष ग्रंथि नहीं होती, फिर भी ग्रामीणों में ऐसी धारणा है भाई गोइरे की जो सांसें हैं वही जहरीली होती है और उन सांसों की द्वारा वो दूसरे प्राणी को मार देता है। तो इस कारण से जो ग्रामीण है उसको देखते ही तुरंत क्या करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो ये चार कारण अपन ने पढ़े जो कि जैव विविधता संकट के कारण है। तो चार कारण अपने को ध्यान में रखने हैं, जो सिंपल कारण थे वो मैंने आपको स्पष्ट किए। 4 नंबर में आएगा तो 4 कारण पूछेंगे, 2 नंबर में आएगा तो 2 कारण पूछेंगे। अब देखो कुछ और क्वेश्चन जो छोटे हैं। हाँ जी, देखिए निम्न में से कौन सा जीव भ्रामक अवधारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा है ऐसा जीव कौन सा है, गोइरा है। ये गोइरा ही वो जीव है जो ग्रामीणों के अंदर भ्रामक अवधारणा के कारण क्या हो रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक की टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, इस कथन को समझाइए। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंढक की टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन नोट कर ले, वैसे आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर देखते हैं अपन इसका। देखो यूरोप व उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। भारत समेत कई एशियाई देश मेंढक की टांगों का निर्यात करते हैं। तो क्या है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की जो टांगे होती है उसका उपयोग किया जाता है खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। जो मांसाहारी लोग हैं वो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो भारत समेत कई एशियाई देश जो है मेंढक की टांगों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अब भारत में क्या हुआ देखो, वर्ष 1983 में भारत द्वारा 3650 मैट्रिक टन मेंढक की टांगों का निर्यात हुआ।
फलस्वरूप मेंढक की संख्या में कमी आ गई और ऐसे कीट जिनको मेंढक खाते थे उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ गई। इससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, मेंढक जब बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात किए गए तो मेंढक जिन कीटों को खा रहे थे, क्योंकि मेंढक को तो मार करके बेच दिया हमने, तो मेंढक जिन कीटों को खाते थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो कीट क्या करते थे, पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को चट कर गए, खा गए उनको। तो इससे जैव विविधता के ऊपर क्या हो गया, प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। तो इस प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए क्या हुआ, देखते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1987 से मेंढकों के व्यवसाय पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, 2 नंबर में ये आ सकता है। तो आप उत्तर को नोट कर लें, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो आगे देखिए, हाँ जी, देखो विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है। तो ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, जब ये 2 नंबर में आएगा तब तो कहां तक लिखना है, और जब ये 4 नंबर में आएगा जब तक ये कहां लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी किताब का ही है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर या 4 नंबर दोनों के हिसाब से इसको तैयार करना है। तो विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए भाई, विदेशी प्रजातियों के आने से स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता तथा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो जो विदेशी प्रजातियां आक्रमण करती, विदेशी प्रजातियां किसी भी कारण से किसी देश में प्रवेश कर जाती है, तो वहां की जो स्थानीय जैव विविधता थी वो संकट में आ जाता और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता। जैसे एक उदाहरण से अपन इसको समझें, अमेरिका से आयातित किए गए गेहूं में आई गाजर घास इसका उदाहरण है। तो अमेरिका से हमारे भारत के अंदर गेहूं का आयात किया गया था और उसके साथ ये गाजर घास जो है इसके बीज भी आ गए थे। यह 1950 में अमेरिका से आयात किए गए गेहूं के साथ भारत में आई गाजर घास विश्व के सबसे खतरनाक खरपतवारों में से एक है। तो ये विश्व की सबसे खतरनाक खरपतवार है। इसे जानवर भी नहीं खाते हैं। इसमें अनेक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। ये पादप स्थानीय जैव विविधता के लिए भारी संकट है। ये पादप क्या करता है, अपने आसपास दूसरे जो पेड़ पौधे जो स्थानीय अपने भारत देश के ही है उनको उगने ही नहीं देता, ये खुद ही वृद्धि करता है, उनको आसपास उगने ही नहीं देता ये, है ना। और साथ ही इससे कुछ इस तरीके के रसायन भी उत्पन्न होते हैं जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है। भारत के अंदर एक इसमें सामने आया है कि अस्थमा या दमा नाम का जो रोग होता है वो इसी के परागकणों के द्वारा होता है। जो गाजर घास है इसी के परागकणों के द्वारा होता है। तो यदि 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप इस उत्तर को यहां तक ही लिखेंगे। 2 नंबर में आता है जब तो, और यदि 4 नंबर में आता है तो इसका एक उदाहरण और अपने को देना है। तो पहले आप यहां तक इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, आगे बढ़ूं तो देखो नेक्स्ट उदाहरण देखो इसका। कुछ पादप प्रजातियों को सौंदर्यीकरण के लिए हमारे देश में लाया गया, उदाहरण में लैंटाना और जलकुंभी। तो कुछ पादप प्रजातियां ऐसी है जिनको सौंदर्यीकरण के लिए दूसरे देश से हमारे देश में लाया गया, लेकिन बाद में यही प्रजातियां हमारे यहाँ की जो स्थानीय जैव विविधता उसके लिए संकट खड़ी हो गई। तो देखो उदाहरण देखो, लैंटेना को अंग्रेज 1807 में भारत लाए थे तथा इसे कोलकाता के वनस्पति उद्यान में लगाया गया। तो क्या होता है कि लैंटेना के अंदर बैंगनी कलर के पुष्प आते हैं, काफी सुंदर लगते हैं। तो जो अंग्रेज थे वो कोलकाता के वनस्पति उद्यान में इसको लगा दिया अंग्रेजों ने सुंदरता दिखाने के लिए। किंतु ये पादप धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। आज ये पौधा स्थानीय जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि यह आसपास अन्य पौधों को उगने नहीं देता और न ही इसे जानवर खाते हैं। जानवर भी नहीं खाते और आसपास किसी दूसरे पौधे को उगने भी नहीं देता ये। तो इसलिए स्थानीय जैव विविधता के लिए ये जो लैंटाना पौधा है ये क्या हो गया, संकट बन गया। इसी तरीके से इस दूसरे उदाहरण में दूसरा बिंदु देखो जलकुंभी का। तो देखिए जलकुंभी का भी देख लो। जलकुंभी को ब्राजील से भारत लाया गया था, जो वर्तमान में भारत के सभी जलाशयों में फैल चुकी है। होता है इसके जो पत्तियां होती है काफी बड़ी बड़ी होती है और जलाशय के ऊपर तैरता हुआ ये पौधा होता है। तो जब जलाशय के अंदर अपन इस पौधे को शामिल करते हैं तो जलाशय काफी सुंदर लगता है। लेकिन ये क्या है, जनन बहुत तेज गति से करता है। तो किसी भी जलाशय के अंदर यदि अपने एक भी पौधा लगा देते हैं तो फटाफट से पूरे जलाशय के अंदर क्या हो जाता, फैल जाता जनन कर करके।
तो जलकुंभी के अनियंत्रित विस्तार से यह सूर्य के प्रकाश को रोककर जल में विद्यमान सभी पौधों को नष्ट कर देता। अब क्योंकि ये जल पर तैरता हुआ पौधा है और फैलता है ये, तो इस वजह से क्या होता है, जब ये जलाशय की पूरी सतह पर फैल जाता है, जल में तैरता हुआ रहता है, तो अंदर जितने भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं जो जल निमग्न, उन तक ये प्रकाश जाने नहीं देता और वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा अन्य जलीय जीवों को ऑक्सीजन कम मिलने से वो भी मरने लगते हैं। अब देखो क्या होता है कि जल के अंदर जो पेड़ पौधे थे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे थे, जलकुंभी सतह पर ढक देती है, उनको छाया कर देती है, उनको पर तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, जलाशय में ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो पाता। अब जब जलाशय में ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो पाता तो जलीय जीव जो जंतु थे, जो मछलियां थी जिनको ऑक्सीजन मिल पा रहा था वो नहीं मिल पाता और वो जीव क्या हो जाते, मर जाते हैं। तो यदि 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ये दूसरा उदाहरण भी इसमें क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। और यदि 2 नंबर का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, केवल यहां तक ही इसको लिखना है, और 4 नंबर में पूछा जाए तो ये उदाहरण सहित आपको दूसरे उदाहरण सहित भी इसको क्या करना है, लिखना है। तो आप इस बात को भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो अब देख लीजिए 2 क्वेश्चन और है छोटे छोटे से। देखो, जलकुंभी को और किस नाम से जानते हैं, तो जलकुंभी का एक दूसरा नाम और है वाटर लिली। तो ध्यान रखना, जलकुंभी का एक दूसरा नाम और है वाटर लिली। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसी 2 पादप प्रजातियों के नाम बताइए जिन्हें सौंदर्यीकरण के लिए भारत में आयात किया गया तथा बाद में वो जैव विविधता के लिए खतरा बन गए। तो इसके में उत्तर आ जाएगा लेंटेना और जलकुंभी। यही वो 2 प्रजातियां हैं जो सौंदर्यीकरण के लिए भारत में लाई गई थी, लेकिन बाद में यहाँ की स्थानीय जैव विविधता के लिए क्या बन गई, संकट बन गए। तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया है। तो आज के वीडियो को तो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जैव विविधता का संरक्षण, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।